देखो, तो इससे पहले हमने जो लॉ सीखे थे उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ मैंने कहा था, ओम्स लॉ आता है। और ओम्स लॉ से जो मेरे पास इक्वेशन आया था वो आया था V/I इज इक्वल टू आर, या फिर इसको हमने और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा था V इक्वल टू आई आर। और मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पे आप टर्म याद रखना कि V क्या होता है। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस across the end of conductor, या फिर V is the potential difference of the given resistance। और I होता है उस कंडक्टर या रेसिस्टेंस में करंट, और R उसका रेसिस्टेंस होता है कंडक्टर का या फिर आपका जो रेसिस्टर का। तो ये आपके पास पहले सबसे पहले आया था इक्वेशन V इक्वल टू आई आर। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। और एक फॉर्मूला मेरे पास और आया था, वो था टू फाइंड रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। और इस इक्वेशन में रो था रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, या जिसको आप स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोल रहे थे। एल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब आपके पास अभी तक रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूला है। एक तो आर आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो ये आप तब यूज करना जब आपको उस कंडक्टर का डिमेंशन पता हो, मतलब कि उसका लेंथ और एरिया पता हो और उसका रेसिस्टिविटी पता हो, तब हम लोग यूज करते हैं आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। और जब हमको उससे कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस पता हो और उसमें करंट पता हो, तो हम लोग ये जो पहला मेथड था वो यूज करते हैं। तो अभी अपने पास ये दो मेथड है, दो फॉर्मूला है मेरे पास। तो आज जो भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसी पे करेंगे। ठीक है। तो हमने थ्योरी कर लिया है, मेरे पास कंटेंट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे अब हम लोग प्रोसीड करेंगे। और देखो तो सबको सामने यहाँ पे दिख रहा है, हमने दो क्वेश्चन लिया है। स्टार्ट करेंगे हम लोग एकदम बेसिक क्वेश्चन से, और तुम लोग देखते रहना कैसे कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और फिर उसी हिसाब से तुम लोग ही प्रोसीड करना। पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम टू पास अ करेंट ऑफ 1.5 एम्पियर थ्रू इट। सब लोग एक बार पहले क्वेश्चन को रीड करो। सबने क्वेश्चन को रीड कर लिया। अब चेक करो कि मेरे को इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है और आपको क्या फाइंड करना है। ये दो चीज आपको पता होना चाहिए। तो हमको क्वेश्चन में दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, हमसे पूछा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करें अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। तो हमको भी फाइंड करना है, हमको भी फाइंड करना है। हाँ सर, बिल्कुल। और आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया है, हमको इंफॉर्मेशन दिया है रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो आर आपको दिया हुआ है 5 ओम। और बोला है कि उस कंडक्टर में करंट होना चाहिए 1.5 एम्पियर का, तो हमको आई दिया हुआ है 1.5 एम्पियर का। अब देखो, हमको आर पता है, हमको आई पता है, और हमको भी फाइंड करना है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यूज भी इक्वल टू आई आर। बोलो जल्दी से, है ना, करेंगे ना। यहाँ पे भी क्या होता है, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। ओके। तो आई कितना है, आई है 1.5। ओके सर। अच्छा, तुम लोग एक बात ध्यान रखना कि कहीं कहीं क्वेश्चन में तुमको करंट मिली एम्पियर में दिया रहता है, तो उसको तुमको एम्पियर में चेंज करना होगा। यहाँ पे करंट एम्पियर में ही दिया है, तो कोई अपने को तकलीफ नहीं है। ओके। तो करंट हो गया 1.5 एंड इंटू रेसिस्टेंस आपको दिया था 5। तो 1.5 इंटू 5 ये अपना आने वाला है 7.5। अब इसके बाद आप यूनिट लिखना कभी मत भूलना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस था, तो इसका यूनिट होता है वोल्ट। तो 7.5 वोल्ट। तो ये आपका हो गया आंसर, कि उस कंडक्टर के क्रॉस हम जब 7.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उसमें करंट 1.5 एम्पियर का फ्लो करेगा। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। चलो, अब देखो, ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। सब लोग एक बार इसको रीड करो, मैं भी इसको करता हूँ रीड। क्वेश्चन है कि अ टॉर्च बल्ब व्हेन कोल्ड हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम। एक टॉर्च का बल्ब था, जब वो कोल्ड था, ठंडा था, तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम था। उसके बाद उसके बाद मैं रीड कर रहा हूँ। इट ड्रॉज अ करेंट 300 मिली एम्पियर कॉमा व्हेन ग्लोइंग फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 3 वोल्ट, फुल स्टॉप। Calculate the resistance of the bulb when glowing and explain the reason for the difference in resistance। मैं एक बार क्वेश्चन को समझा रहा हूं तुम लोगों को। एक टॉर्च बल्ब था,
जब वो कोल्ड था, मतलब कि जब वो ग्लो नहीं कर रहा था, तो उसका रेसिस्टेंस 1 ओम था। तो उसको मैं लिखता हूँ आर, और सफिक्स में आई से, आई फॉर इनिशियली, तो उसका इनिशियल रेसिस्टेंस आपका 1 ओम का था। उसके बाद बोला कि उसके बाद टॉर्च ग्लो कर रहा है, अभी आपका टॉर्च ग्लो कर रहा है, और जब टॉर्च ग्लो कर रहा था ना, तब उसका पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है। मतलब कि अभी टॉर्च का पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट हो गया है। और टॉर्च में जो, या जो टॉर्च का जो बल्ब था, वो जो करेंट ड्रॉ कर रहा है, वो आपको दिया हुआ है 300 मिली एम्पियर। वो आपको दिया है 300 मिली एम्पियर। अब बोला आपसे ये है कि कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन ग्लोइंग। ये जो 1 ओम था ना, ये पहले था जब वो ग्लो नहीं कर रहा था, और जब ग्लो कर रहा है तो उस समय का मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 3 वोल्ट, करंट दिया है 300 मिली एम्पियर। तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं उसका रेसिस्टेंस जब वो ग्लो कर रहा हो। तो कि आर एफ let Rf is the resistance of bulb while glowing। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, आपको करंट पता है, तो हम लिखेंगे, यूज करेंगे कि यूज आर इक्वल टू वी बाई आई। यूज आर इक्वल टू वी बाई आई। तो हम लोग यहाँ पे आर को लिख रहे हैं आर एफ से, एफ फॉर फाइनल, तो आर एफ क्या आ जाएगा आपका, वी पोटेंशियल डिफरेंस तो 3 वोल्ट, डिवाइडेड बाई करेंट आपका दिया है मिली एम्पियर में, तो आप इस बार चेंज करो इसको एम्पियर में, तो 300 इंटू 10⁻³ देखिए, तो ये 10⁻³ जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा +3 में, तो 3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 300, तो ये आपका आने वाला है 10 ओम। ये आपका आने वाला है 10 ओम। देखो तो मैंने सही किया है ना? ओके, तो आपका फाइनल रेसिस्टेंस आ गया है 10 ओम। ओके, तो फाइनल रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब इज 10 ओम, या आप बोल सकते हो कि जब बल्ब ग्लो कर रहा होगा, तब उसका रेसिस्टेंस 10 ओम का हो गया। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ गया है, पहले था 1 ओम का जब ग्लो नहीं कर रहा था, और जब ग्लो कर रहा है तब हो गया है 10 ओम का। तो डिफरेंस तो है, डिफरेंस है 9 ओम का। तो आपसे पूछा है रीजन, व्हाट इज द रीजन, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस इन रेसिस्टेंस। तो आपको बस इतना समझ में आ गया होगा कि जब बल्ब ग्लो करता है, तो बल्ब के फिलामेंट का टेम्परेचर राइज करता है। जब बल्ब ग्लो करेगा, तो बल्ब के फिलामेंट का टेम्परेचर राइज करेगा, और हम लोग पहले से सीख के आए हैं कि जब कंडक्टर का टेम्परेचर राइज करता है, तो उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, और वही यहाँ पे हुआ है। समझ में आया क्या? बोलो, बोलो। तो लिखोगे तुम लोग कि डिफरेंस इन रेसिस्टेंस वैल्यू इज ड्यू टू rise of temperature of bulb। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबको बेसिक आइडिया होने लगा है कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ओके, अरे थोड़ा सा नीचे आ जा भाई। ठीक है, देखो ये थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट is applied across the ends of a wire of 5 meter length, comma, a current of 1 ampere flows through it, full stop। Calculate the resistance per unit length, and number 2, the resistance of 2 meter length of wire। और एक थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये मैं तुमको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल तुम लोग थर्ड क्वेश्चन को भी एक बार रीड कर लो। थर्ड क्वेश्चन है कि द रेसिस्टेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर इफ इट इज डबल्ड ऑन इट सेल्फ। मतलब कि अगर हम उस वायर को उसी पे डबल कर देंगे, उसी पे डबल कर देने का मतलब ये हुआ कि उसका हम लोग थिकनेस डबल कर देंगे, उसको हम फोल्ड कर देंगे, उसको हम फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड करने से उसका जो थिकनेस था वो हो जाएगा डबल, या उसका एरिया हो जाएगा डबल। तब रेसिस्टेंस कैसे चेंज करेगा वो मैं तुमको अभी नहीं बताया हूँ, वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन पे स्टार मार्क दिया है। तो पहला दो क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, थर्ड क्वेश्चन मैं तुमको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ओके, तो सब लोग एक बार क्वेश्चन को तुम लोग रीड कर लो फिर से। मेरे को क्वेश्चन समझ में आ गया है, तुम लोग इसको रीड करो। तो सबने क्वेश्चन को रीड कर लिया। तो क्वेश्चन को रीड करने के बाद ये समझ में आया होगा कि उस वायर का टोटल लेंथ हमको 5 मीटर दिया हुआ है, और बोला है कि उस वायर के एंड के क्रॉस हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, वो अप्लाई किया है 2 वोल्ट का।
और इससे जो उस वायर में करंट है वो है 1 एम्पियर का। तो अगर मेरे को उस वायर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, उसमें करंट पता है, तो हम लोग उसका रेसिस्टेंस तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसका हम लोग रेसिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्या तुमसे उसका रेसिस्टेंस पूछा है? नहीं, तुमसे पहला क्वेश्चन पूछा है द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम एक बार उसका रेसिस्टेंस फाइंड कर लें और फिर उसके रेसिस्टेंस में हम लोग उस वायर के टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो हमको रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मिल जाएगा। तो हाँ सर, बिल्कुल मिल जाएगा। तो मतलब कि पहला अपना काम है उसका रेसिस्टेंस ही फाइंड करना। तो चलो फाइंड करते हैं। लेट आर इज द रेसिस्टेंस ऑफ वायर। तो यूज क्या करेंगे हम? फिर से वही यूज आर इक्वल टू वी बाई आई। तो वी आपको दिया हुआ है 2 और आई आपको दिया है 1, मतलब कि 2 ओम। यूनिट लिखना मत भूलना आप लोग। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। तो आर आपका आ गया है 2 ओम। उस वायर का टोटल रेसिस्टेंस 2 ओम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो हम लिखेंगे कि रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो टोटल रेसिस्टेंस ऑफ वायर डिवाइडेड बाई उसका लेंथ ऑफ द वायर। तो 2 ओम डिवाइडेड बाई लेंथ कितना था? 5 मीटर ना। 5 मीटर। तो देखो ये आपका आ जाएगा 0.4 ओम पर मीटर। 0.4 ओम पर मीटर, दिस इज द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर, द रेसिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ वायर। तो अगर हमको रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मिल गया है, अब हमको फाइंड करना है रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। तो क्यों ना हम लोग इस रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब कि 2 मीटर वाले वायर का जो रेसिस्टेंस आने वाला है वो आपका आ जाएगा 0.4 ओम पर मीटर इंटू 2 मीटर, मतलब ये आपका आएगा 0.8 ओम। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो, समझ में आया? और ये थर्ड क्वेश्चन हम तुमको अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन तुम लोग इस क्वेश्चन को लिख लो तो एक बार, थर्ड क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या है? तुम लोग एक काम करो, इस क्वेश्चन को सब लोग अभी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, इस क्वेश्चन को, ताकि तुम्हारे सामने ये थर्ड वाला क्वेश्चन रहे हम जब आगे बताएं तो। देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर ऑब्टेन्ड। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन आया है वो आपको एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। और इस टेबल में हमने लिखा है, देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, और हमने यहाँ पे लिया है करेंट इन एम्पियर। मतलब कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 था तो करंट था 0.2 एम्पियर। जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट था तो करंट था 0.4 एम्पियर। जब पोटेंशियल डिफरेंस था 1.5 वोल्ट तो करंट था 0.6 एम्पियर, और ऐसे ही ये चलता गया है। ओके। अब आपसे पूछा है कि फाइंड, क्वेश्चन नंबर ए, द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज 0.5 एम्पियर एंड द करंट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.75 वोल्ट। हमको ये दो वैल्यू बताना है। ओके, अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, तो पहले क्वेश्चन में हमको करंट दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। सेकेंड क्वेश्चन में हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और करंट फाइंड करना है। तो एक बात सबके मन में आ गया होगा कि अगर हम इसे कंडक्टर का, मतलब कि जिसके लिए भी हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, अगर हम उसका रेसिस्टेंस फाइंड कर लें तो फिर हम क्वेश्चन नंबर ए और बी दोनों ही सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ओके। तो आपको फाइंड करना होगा रेसिस्टेंस। तो पहला काम ये है कि आप पहले फाइंड करो रेसिस्टेंस। तो उसके लिए हम ये टेबल यूज करेंगे। तो आपको पता भी है कि जो स्लोप होता है, कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेसिस्टेंस। हालांकि यहाँ पे स्लोप का कोई काम है नहीं, आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया हुआ है। तो आप कोई भी एक रीडिंग उठाओ और वहां से आप रेसिस्टेंस फाइंड कर लो। आप कोई भी एक रीडिंग उठाओ, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये पहला वाला लो रीडिंग, या आप ये दूसरा वाला लो रीडिंग, या आप ये तीसरा वाला लो रीडिंग, या चौथा पांचवा, आप कोई भी एक लो, उठाओ रीडिंग। देखना आप वहां से अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करो, हर एक केस के लिए आपका सेम वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस आएगा। और सेम आना भी चाहिए, क्योंकि कंडक्टर तो एक ही है ना। हमने उसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया इसलिए उसका करंट चेंज हो रहा है, लेकिन कंडक्टर एक ही है और टेम्परेचर भी उसका हम चेंज नहीं किए होंगे तो उसका रेजिस्टेंस तो सेम ही आएगा। तो आप कोई भी रीडिंग से फाइंड करो, वैल्यू ऑफ आर आपका सेम आएगा। तो तुम लोग बोलो,
तुम लोग का चॉइस है, हम कौन सा लें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा, कौन से हम फाइंड करें वैल्यू ऑफ आर, बोलो। फर्स्ट वाले से, लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाले से करते हैं। तो हम यूज करेंगे कि आर इक्वल टू वी बाई आई से। चलो हम फर्स्ट वाले से भी कर देंगे। तो आर इक्वल टू वी बाई आई, तो देखो लास्ट वाले में वी कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 2.5, और करेंट कितना है 1, 2.5 बाई 1.0 तो कितना आ रहा है 2.5 ओम। चलो ये हमने फाइंड कर लिया लास्ट वाले रीडिंग से, आप चाहो तो फर्स्ट वाला ले लो। तो फर्स्ट वाले केस में आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 है, तो 0.5 डिवाइडेड बाई करेंट आपका 0.2, तो देखो ये भी आ जाएगा 5/2, तो ये भी आएगा 2.5 ओम। तो आप कोई भी ले लो, आपका वैल्यू सेम आने वाला है आर का। तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आ गया है 2.5 ओम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर ए, हमसे पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस में करेंट इज 0.5 एम्पियर, तो कोई बात नहीं, यूज V इक्वल टू आई इंटू आर। तो I कितना है 0.5 एम्पियर, R हमने फाइंड कर लिया कितना 2.5, तो 2.5 इंटू 0.5 1.25 वोल्ट, तो 1.25 वोल्ट इज द आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर बी में। तो करेंट पूछा है, तो हम यूज करेंगे I इक्वल टू वी बाई आर। तो V कितना है 0.75 डिवाइड बाई ये आपका R हो गया है 2.5, तो इसको सॉल्व कर लो। ये सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 0.3, एक बार तुम चेक करो तो, ये 0.3 एम्पियर आएगा इसका आंसर, 0.3 एम्पियर। समझ में आ रहा है क्या, अरे बोलो। ओके, तो ऐसे तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बेसिक क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, फुल स्टॉप। और आपको दिया हुआ है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर इज 1.57 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। अब आपको फाइंड करना है रेसिस्टेंस, तो बोलो यहाँ पे कौन सा हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, आर इक्वल टू वी बाई आई या फिर आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, बताओ जल्दी से। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे हम लोग सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई एरिया ए, क्योंकि हमको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस लेंथ और एरिया दिया हुआ है। ओके, अब हमको वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने से पहले आप देखो एक बार, तो आपको लेंथ दिया हुआ है किलोमीटर में, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा ऐसा यूनिट में, तो मतलब मीटर में, तो ये आपका हो जाएगा 1000 मीटर, या आप इसको 10⁻³ मीटर लिख सकते हो। इसके बाद आपको रेडियस दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर में, तो ये आपका आ जाएगा 10⁻³ मीटर, तो ये आपको मिल गया है रेडियस। अब लिखो तो रेसिस्टेंस इक्वल टू रो, रो कितना है देखो तो 1.57 इंटू 10⁻⁸ इंटू लेंथ आपका हो जाएगा 10⁻³ डिवाइड बाई एरिया। अब देखो तो मैंने तुमको बताया था कि जब तुमको रेडियस दिया रहे तो एरिया के लिए हम यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमको चाहिए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू आप कर दो 3.14, एंड इंटू आर था आपका 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो तो यहाँ पे 1.57 है और यहाँ पे 3.14 है, तो ये आपका 2 टाइम्स से हो जाएगा कैंसल आउट। तो मैंने रो का वैल्यू ऐसा लिया था ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है, हालांकि तुमको बुक में रो का वैल्यू थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, तो उससे तुम्हारा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया उसको। तो देखो यहाँ से जो नया बनेगा कैलकुलेशन, वो तुम्हारा बनेगा 10⁻⁻8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻6। चेक करते जाना तुम लोग एक बार कैलकुलेशन, जब भी मैं सॉल्व करूँ सब लोग कैलकुलेशन चेक करेंगे। अब देखो तो ये 10⁻⁻6 को लेके चल जाओ ऊपर, तो प्लस में आ जाएगा,
तो हो जाएगा 10⁻⁻8 इंटू 10⁻+3, तो पहले से था, +6 चल जाएगा तो हो जाएगा 10⁻9 एंड बाई 2। देखो ध्यान से, तो मेरे ख्याल से 10/2 आने वाला है, सब लोग चेक करते रहेगा। तो 10/2 इज इक्वल टू 5 ओम। तो 5 ओम इज द रेसिस्टेंस। सही है क्या? चेक करो जल्दी से, चेक करो जल्दी। तो ये 5 ओम आएगा वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। तो मैंने तुमको बता दिया कि कैसे रेसिस्टेंस हमको फाइंड करना है, कैसे हमको ओम्स लॉ यूज करना है, V इक्वल टू आई आर। अभी हम लोग ओम्स लॉ पे एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे हमारा और भी सर्किट वगैरह आएगा, अभी बहुत सारा क्वेश्चन इस पे करना है। चलो, उससे पहले नोट्स में कुछ बातें लिखते हैं हम लोग, और इस नोट्स की तुम बातों को हमेशा याद रखना। देखो, पहला पॉइंट क्या है कि इफ अ कंडक्टर हैज रेसिस्टेंस आर आई, आर आई बोले तो आई फॉर इनिशियल, तो इफ अ कंडक्टर हैज रेसिस्टेंस आर आई, ओके, length of the conductor is L. Now, if conductor is stretched such that its length becomes n times of its original length, then new resistance of conductor, उसको हम लिख रहे हैं आर एफ, एफ फॉर फाइनल, इज, देखिए आर फाइनल इज n square times of r initial. This is the formula. Final resistance is n square times of the initial resistance. मतलब कि आप अगर एक रेसिस्टेंस को स्ट्रेच करके उसका लेंथ डबल कर देते हो, तो उसका नया वाला रेसिस्टेंस पहले वाले के 4 टाइम्स हो जाएगा। आप अगर उसका लेंथ ट्रिपल कर देते हो, तो नया वाला रेसिस्टेंस पहले के 9 टाइम्स हो जाएगा। आप अगर लेंथ 4 टाइम्स कर देते हो, तो नया वाला रेसिस्टेंस 16 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आया क्या हम क्या बोले? जल्दी बताओ, बोलो। इसका प्रूविंग भी है, ठीक है, ये कैसे आया है इसका प्रूविंग भी है, मैं तुमको वो भी सिखा दूंगा। और फिर जब तुम्हारे स्कूल में या बोर्ड में क्वेश्चन आए, तो तुम लोग कोशिश करना कि वो जो मैं प्रूविंग वाला मेथड से बताऊंगा तुम लोग वैसे सॉल्व करो। लेकिन होता क्या है कि काफी समय बच्चे वो भूल जाते हैं, या उनको वो अच्छा नहीं लगता है, तो फिर तुम लोग यही फार्मूला भी याद कर सकते हो। लेकिन फार्मूला याद करके सॉल्व करना इज द सेकेंडरी, सेकेंडरी आपका वो होना चाहिए, प्रायोरिटी पहला होना ये चाहिए कि हम लोग जो बेसिक मेथड है वो सीख लें और उससे सॉल्व करें, तब आपका नंबर कटने का चांस 0% हो जाएगा। लेकिन आप अगर सीधे फार्मूला लिखोगे तो फिर हो सकता है तुम्हारा नंबर काट लिया जाए। तो ये फार्मूला वाला मेथड तब के लिए है जब तुमको रेगुलर मेथड, जो लॉन्ग मेथड तुम भूल गए हो, तुमको नहीं आता है, उसके लिए, या तुम अपना आंसर चेक करने के लिए भी ये फार्मूला वाला मेथड यूज कर सकते हो। ओके, पहले मैं दो नोट्स लिख देता हूँ, फिर तो ये कैसे फार्मूला आ रहा है मैं तुमको वो बता दूंगा। नोट्स नंबर 2, इस बार मैंने लेंथ उसका इंक्रीज किया है, लेंथ। अब वही मैं उसका अगर थिकनेस इंक्रीज कर दूं या उसका एरिया इंक्रीज कर दूं, देखो जैसे कि इफ अ कंडक्टर हैज रेसिस्टेंस आर आई and area of cross section is A. Now if conductor या फिर wire, now if conductor is folded on itself,
and area becomes n times of original area, then new resistance R final is equal to 1 by n square times of R initial। तो तुम्हारे पास ये दो फार्मूला है। पहला फार्मूला लेंथ के लिए, जब तुमको लेंथ दिया रहेगी, लेंथ हमने कर दिया है इतना टाइम्स। और दूसरा वाला तुम यूज करोगे जब तुमको एरिया दिया रहे, एरिया या फिर थिकनेस इतना टाइम्स कर दिया है। तो लेंथ वाले के लिए तुमको एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, एरिया वाले के लिए तुमको एन स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम वायर को उसी के ऊपर फोल्ड कर दिए सच दैट उसका नया वाला एरिया पहले के डबल हो गया है, तो नया वाला जो रेसिस्टेंस होगा वो पहले के 1/4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एन स्क्वायर से डिवाइड करना है। समझ में आया क्या? एरिया वाले केस में डिवाइड करना है, लेंथ वाले केस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि हम अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। समझ में आया कि नहीं है? जल्दी बोलो। ओके, अब मैं इसका प्रूविंग तुमको दिखा देता हूँ, देखो। तो मान लो पहले का प्रूविंग कि ये कंडक्टर, इसका लेंथ एल था। अब देखो तो पहला वाला जो मेरा नोट्स में पॉइंट था वो ओनली लेंथ को लेके था, हमने एरिया उसमें मेंशन नहीं किया था। लेकिन प्रूविंग के लिए तुमको एरिया का भी जरूरत पड़ेगा, और अगर कंडक्टर है तो उसका कुछ लेंथ होगा तो कुछ उसका एरिया भी तो होगा ही ना, एरिया कुछ तरह ही होगा। तो हम मान लेते हैं कि उसका लेंथ एल था, एरिया ए था। ओके, और इसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या जो रेसिस्टिविटी रहा होगा वो कुछ रहा होगा रो, वो कुछ रहा होगा रो। तो इसका जो इनिशियल रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा? रो इंटू एल बाई ए। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ओके, अब क्या किया कि हमने इस कंडक्टर को स्ट्रेच कर दिया है, और ऐसे स्ट्रेच किया है कि इसका जो लेंथ था वो पहले के लेंथ के एन टाइम्स हो जाएगा। अब मेरा सबसे एक सवाल है कि जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करके उसका लेंथ इंक्रीज करते हो तो क्या उसका थिकनेस सेम रहता है या उसका थिकनेस चेंज करता है? बताओ तो मेरे को, बोलो की बात, बोलो। अरे बोलो देखो ध्यान से सुनो। जब तुम इस वायर को या इस कंडक्टर को स्ट्रेच करके इसका लेंथ इंक्रीज करोगे तो इसका थिकनेस डिक्रीज करता है, वो पतला हो जाएगा। मतलब कि देखिए, आप जब इसका लेंथ कर दोगे एन टाइम्स, आप जब इसका लेंथ करोगे एन टाइम्स तो जो इसका थिकनेस था ना, थिकनेस वो कम हो जाएगा। देखिए, तो मैंने इसका लेंथ कर दिया है एन टाइम्स, तो नया वाला लेंथ इज एन टाइम्स ऑफ पहले वाला लेंथ। अब इसका एरिया भी चेंज कर जाएगा, मतलब इसका थिकनेस चेंज करेगा। और कैसे चेंज करेगा तो सुनो, देखो ध्यान से। आप जब इस वायर को स्ट्रेच करते हो या जब आप इस वायर को फोल्ड करोगे तो उस केस में इसका लेंथ और थिकनेस चेंज करता है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है कांस्टेंट? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उसका लेंथ करोगे एन टाइम्स, जब उसका आप जैसे मान लो कि पहले अगर लेंथ था एल और एरिया था ए, और अभी आपने उसका लेंथ कर दिया है एन टाइम्स, तो उसका जो एरिया था, थिकनेस था, वो हो जाएगा 1/n टाइम्स। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो, अरे बोलो। मतलब कि जब तुम उसका वायर का लेंथ करोगे डबल तो उसका थिकनेस हाफ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। मतलब कि हम जब इस वायर को स्ट्रेच करके इसका लेंथ एन टाइम्स कर देंगे तो इसका थिकनेस हो जाएगा ये एन टाइम्स, या जो इसका एरिया था हो जाएगा A/n। अब देखो इसका फाइनल रेसिस्टेंस कितना आने वाला है। तो रो तो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ना तो अपने मटेरियल चेंज किया है और ना ही अपने टेम्परेचर चेंज किया था, रो सेम रहेगा। तो रो फिर से लिखेंगे रो ही। लेंथ जो था वो तुम्हारा हो जाएगा एन टाइम्स, तो एन टाइम्स ऑफ एल। जो थिकनेस था, जो एरिया था, हो गया 1/n टाइम्स ऑफ पहले वाला एरिया, मतलब एरिया हो जाएगा A/n। देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ रो इंटू L/A। जल्दी चेक करो, है ना? दिस इज आर फाइनल। अरे बताओ, कर सकते हैं ना?
अब देखो तो यहाँ से आ गया है कि आर फाइनल इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स एंड रो इंटू एल बाई ए इज नथिंग बट आर इनिशियल। तो यहाँ पे हम कर देंगे आर इनिशियल। देखो आ गया जो हमने तुमको फॉर्मूला बताया था कि इफ लेंथ इज बिकम्स एन टाइम्स देन नया वाला रेसिस्टेंस इज एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ द इनिशियल वाला रेसिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। अरे बोलो भाई। अब जब तुमको क्वेश्चन में आएगा कि पहले उसका लेंथ था कुछ ऐसा और हमने उसका लेंथ अभी कर दिया है 3 टाइम्स, तो बस तुमको करना क्या है कि जहां जहां पे एन था वहां पे थ्री, तुमको 3 पुट कर देना है, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझे? ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं प्रूफ नंबर 2 भी, कि अगर मान लीजिए एक कंडक्टर था, उसका लेंथ एल था, एरिया ए था। अभी हमने क्या किया कि इसको हमने इसी पे फोल्ड कर दिया है और ऐसे फोल्ड किया है कि इसका इस बार एरिया हो जाए एन टाइम्स, तो एरिया हो जाएगा एन टाइम्स, मतलब इसका एरिया बढ़ेगा या इसका थिकनेस बढ़ेगा तो इसका लेंथ कम हो जाएगा। तो देखो ये कुछ अभी ऐसा हो जाएगा। तो इसका अगर एरिया हो गया एन टाइम्स एन इंटू ए, तो जो इसका लेंथ होगा वो हो जाएगा 1/n टाइम्स, तो लेंथ हो जाएगा l/n। समझ में आया ना? वॉल्यूम रहेगा कांस्टेंट। बोलो जल्दी से। तो इस केस में जो उसका पहले वाला होगा आर इनिशियल, वो तो हो जाएगा रो इंटू एल बाई ए। जो आर फाइनल आएगा वो तो आ जाएगा रो इंटू लेंथ हो गया है एल बाई एन, एंड इंटू जो एरिया था वो तुम्हारा हो गया एन टाइम्स, तो हो जाएगा एन इंटू ए। देखो आप इसको लिख सकते हो 1/n² टाइम्स ऑफ रो एल बाई ए, एंड रो एल बाई ए इज नथिंग बट पहले वाला रेसिस्टेंस। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल, अरे यार, आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? ओके, तो दैट इज ऑल। अब चलो, अब जो मैंने तुमको आज सेकेंड क्वेश्चन शायद कराया था ना, या थर्ड क्वेश्चन था जो मैंने तुमको उसका थर्ड वाला पार्ट छोड़ा था। बोलो तो कौन सा क्वेश्चन था वो? थर्ड क्वेश्चन था। हाँ, तो आज के थर्ड वाले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो मैंने तुमको कहा था कि तुम उसको छोड़ दो, हम बाद में सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 3 नंबर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, लेफ्ट ओवर पार्ट, सब लोग रीड करो। मैं भी उस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन था कि द, ना ना कहाँ गया बे, हाँ, द रेसिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर। मैं एक बार क्वेश्चन को लिख देता हूँ कि द रेसिस्टेंस अक्रॉस द ends of the wire, if it is doubled on itself, if it is doubled on itself, इसका मतलब क्या हुआ? तो क्वेश्चन के अनुसार अगर हमने उसको उसी पे डबल कर दिया है, उसी पे डबल कर दिया मतलब कि उसका हमने एरिया डबल कर दिया है। हमने जो एरिया था, एरिया फाइनल इज 2 टाइम्स ऑफ द एरिया इनिशियल। मतलब कि मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ इन द टर्म्स ऑफ एरिया, हमको क्वेश्चन दिया हुआ इन द टर्म्स ऑफ एरिया, इन द टर्म्स ऑफ थिकनेस, और यहाँ पे एन कितना हो जाएगा? एन का वैल्यू हो जाएगा 2। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। अरे बोलो। तो हम लोग क्या यूज करेंगे कि आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, क्योंकि हमको एरिया के टर्म में दिया है। तो आर इनिशियल तुम चेक करो कि उस क्वेश्चन में हमने जब उससे वायर का रेसिस्टेंस फाइंड किया होगा तो वो 2 ओम आया होगा। चेक करो सब लोग, देखो 2 ओम आया था, मतलब कि आर इनिशियल इज 2 ओम एंड डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 2/4 ओम, मतलब 0.5 ओम इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि जब हम उस वायर को उसी पे डबल कर देंगे तो उसका नया वाला जो था रेसिस्टेंस, वो पहले के 1/4 टाइम्स हो जाएगा, और पहले का था 2 ओम, तो 2/4 0.5 ओम। जल्दी बोलो। क्लियर है? ओके, चलो ये क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करो जल्दी से। सॉल्व हुआ फर्स्ट क्वेश्चन? हाँ, 4 ओम इज द राइट आंसर। 4 ओम सही आंसर है। देखो, बोला है कि अ गिवन वायर ऑफ रेसिस्टेंस 1 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, फुल स्टॉप, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेसिस्टेंस? ओके,
तो आपको यहाँ पे लेंथ के टर्म में दिया हुआ है, तो लेंथ के टर्म में दिया है मतलब कि हम लोग यूज करेंगे आर फाइनल इज एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ द आर इनिशियल। और सुनो ना, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये एक एक लाइन वहां पे लिख देना, इफ लेंथ ऑफ वायर becomes n times then, और उसके बाद तुम ये फॉर्मूला यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लाइन पे लिखना ताकि जो चेक कर रहा है उसको समझ में आ जाए कि हाँ बच्चा जो ये सॉल्व कर रहा है उसको कुछ आइडिया है। तो लिखना इफ लेंथ ऑफ वायर बिकम्स n टाइम्स देन r फाइनल इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ r इनिशियल, एंड हेयर n कितना होगा 2 ना, बोलो जल्दी से। तो r फाइनल क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर इंटू आर इनिशियल कितना है 1 ओम, तो 4 इंटू 1 4 ओम इज द राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire of resistance 3 ohm and length 10 centimeter is stretched to length 30 centimeter full stop, assuming that it has a uniform cross section comma what will be its new resistance। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वो दिया हुआ है तो उससे कोई खराब बात नहीं है, यहाँ पर सब चीज अच्छा ही हो रहा है, मतलब आप जो फॉर्मूला सीखे हो वो यूज कर पाओगे। ओके, क्वेश्चन को एक बार फिर से करो रीड। तो वो एक कोई वायर है, उसका पहले रेजिस्टेंस 3 ओम था, तो आर इनिशियल इज 3 ओम, और उसका जो पहले का लेंथ था ना L1, उसका पहले का लेंथ था 10 सेंटीमीटर। अब बोला है कि उसको स्ट्रेच करके हमने उसका जो लेंथ है L2 आप उसको बोल लो, या एक काम करो आप जो लेंथ को लिखो L इनिशियल 10 सेंटीमीटर और जो L फाइनल आपका हो गया है वो आपका हो गया है 30 सेंटीमीटर। तो आपको फिर से यहाँ पे दिख रहा है कि हमको लेंथ के टर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि लेंथ पहले 10 सेंटीमीटर था और बाद में हो गया है 30 सेंटीमीटर, मतलब कि लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ तो। लेंथ बिकम 3 टाइम्स। अब तुमसे पूछा है व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, तो हो गया आर फाइनल इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर इनिशियल। अब एन कितना हो जाएगा 3, तो 3 का होल स्क्वायर इंटू आर कितना था इनिशियल पहले 3 ना, तो 3 ही था, तो 3 का होल स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 3 इज 27 ओम, सो 27 ओम इज द आंसर। मुझे बोलिए। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हमने उसका लेंथ और एरिया चेंज नहीं किया है, मतलब यहाँ पे आपको ये जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था वो यूज नहीं करना है, आपको ये तभी यूज करना है जो नोट्स वाला जब लेंथ या एरिया उसका हम चेंज कर रहे हो। यहाँ पे ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसको रीड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल जैसे ही बोल दिया मतलब कि उनका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस सेम होने वाला है। तो टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, दोनों का लेंथ भी सेम है, ओके, हैव रेडियाई R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। उन दो वायर का सेम मटेरियल से बने हैं तो सेम उनका रो होगा, सेम उनका लेंथ है, और जो उनका रेडियस है वो है R1 और R2। तो आपसे पूछा है कंपेयर, क्वेश्चन नंबर 1, देयर रेसिस्टेंसेज, उनके रेसिस्टेंस का वैल्यू आपको कंपेयर करना है। तो कंपेयर का मतलब हो गया कि आपको रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से, तो वैल्यू ऑफ R1 क्या हो जाएगा, तो रो इंटू एल एंड बाई पहले वायर का एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। ओके सर, देखो मैंने रो और एल लिखा है क्योंकि दोनों वायर के लिए आपका रेसिस्टिविटी और लेंथ सेम आने वाला है। एंड R2 कितना आएगा बोलो, R2 आपका आ जाएगा रो इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर। समझ में आया क्या, जल्दी बताओ एक बार, जल्दी बोलो। अब कंपेयर करना है उनका रेसिस्टेंस, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर। देखो तो यहाँ से रो एल बाई पाई कैंसल आउट हो जाएगा,
यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा R2/R1 का होल स्क्वायर। चेक करो जल्दी से। तो R1/R2 इज इक्वल टू स्मॉल r2/स्मॉल r1 का होल स्क्वायर, मतलब कि रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो कुछ समझ में आया क्या? जल्दी बताइए, बोलिए जल्दी से। अरे बोलो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि देयर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, तो दोनों सेम मटेरियल से बने थे तो दोनों का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस सेम होगा। मतलब हम लिखेंगे कि ρ1/ρ2 इज इक्वल टू ρ/ρ, मतलब कि 1/1। तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हो कि ρ1:ρ2 इज इक्वल टू 1:1। यहाँ से आप लिख सकते हो कि रेसिस्टेंस ऑफ वायर 1:2 रेसिस्टेंस ऑफ वायर 2 इक्वल टू R2² इज टू R1²। बुझे? जल्दी बोलिए। अच्छा, तो ये सब कहानी तुम लोग को समझ में आ गया ना? तो आज के लिए इतना ही। अभी इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन सकता है। इससे एक दो क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले मेरा सबसे सविनय निवेदन है, ठीक है? हाँ, कि सब लोग इसको पढ़ के आएगा। नहीं पढ़ के आओगे तो फिर आएगा समझ में नहीं आएगा। ये सारा फॉर्मूला तुमको याद होने चाहिए और इस पे तुमको प्रैक्टिस करके आना है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। समझ में आ गया ना? क्लियर समझ में आया ना? अब उस दिन कोई आके यहाँ पे नौटंकी नहीं करेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।